बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहते थे कि 100 दिन के अंदर हम रोड मैप देंगे, एक प्लान देंगे, तब्दीली ला के दिखाएंगे। वो कितनी तब्दीली आई है? दो मुतज़ाद किस्म के जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो हमारे सामने आते हैं। एक वो फिगर हैं जो हुकूमत देती है, एक वो फिगर है जो कि बाज़ हुकूमती इदारे जैसे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है और अपोजिशन है वो बयान करती हैं। तो 1000 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। 100 दिन की तब्दीली की बातें अब 1000 दिन मुकम्मल होने के बाद कहाँ तक पहुँची हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और जो सरकारी दस्तावेज़ हैं उसके मुताबिक इन 1000 दिन के अंदर 8.83% इजाफा हुआ है। महंगाई के अंदर जो चीनी है वो कोई लगभग 42 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई है। दालें जो हैं वो 33 रुपये से लेके 110 रुपये फ़ी किलो तक वो महंगा हुआ है। इसी तरह से बकरे का गोश्त है वो 300 से ऊपर फ़ी किलो इसमें इजाफा हुआ है। गाय के गोश्त में कोई 150 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा इजाफा हुआ है। घी में जो है कोई 224 रुपये फ़ी किलो के। ये वो फिगर्स हैं जो महंगाई के हवाले से हमारे सामने जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सामने हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो कहती है कि जो बरामदात में कुछ 13.5% इजाफा हुआ है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको हम सरप्लस में ले गए हैं। इसी तरीके से जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो हम 22-23 अरब तक उसको हमने पहुंचा दिया। तो दो डिफरेंट किस्म के सिनेरियो जो है वो हमारे सामने आते हैं और कहते हैं कि ये हुकूमत कहती है कि वो मईशत को सही डगर पे ले जा रही है। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि जो GDP है वो 3.9% के जो फिगर्स हैं वो जब ये ख़त्म होगा तो शायद 4.5 यानी 4.5 और 4.4 या 3 पे होगा। शायद खाकान अब्बासी साहब ने आज ये कहा है कि आप उल्टी सीधी बातें या कौम को गुमराह करने वाली बातें ना करें, सिर्फ ये बताएं कि 2018 में जब आपने हुकूमत संभाली थी तो GDP कितना था। तो आज जो है जब आप उसको माइनस में ले जाके और उठाने की बात करते हैं तो ये सिवाय जो अदाद शुमार है उसके हेर फेर के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। तो इस पर बात करेंगे। 1000 रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुकम्मल होने के बाद जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको ख़ुद PTI कितना क्रेडिट लेती है, अपोजिशन उसको कितनी तनकीद का निशाना बना रही है। दूसरी अहम तरीन बात वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास है। फैसले हुए और मैं उन फैसलों के अंदर से बाज़ बड़ी पॉजिटिव चीज़ें देख रहा हूँ। एक बात तो ये कि वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि PDM जो ऐवान की सियासत है और जो मैदान की सियासत है उसको शायद फ़िलहाल अलग रखना चाहती है और चाहती है कि पार्लियामेंट के अंदर एक डिफरेंट हो जिसको शहबाज शरीफ साहब लीड करें और पार्लियामेंट के बाहर वो अपनी जो चीज़ें बढ़ाते रहें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से PDM ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें बैठें, वहाँ किसी एक कंसेंसस ड्राफ्ट के ऊपर जो है चीज़ें फाइनलाइज किए जाएं और उसे पार्लियामेंट में भेजा जाए। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हुकूमत के पास कि अगर वो इस तजवीज़ की हामी भरती है और इलेक्शन कमीशन के पास जाने पे तैयार होती है बजाय इसके कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने पास बुलाए, तो ये अब मुझे लगता है कि ये मसला हल हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो पार्लियामेंट के अंदर कहा गया है कि जो हमारे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो थ्रेट्स हैं, अफ़गानिस्तान है, जो हमारी और कश्मीर के हवाले से पॉलिसी है, उसके ऊपर भी उन्होंने डिमांड की है कि इन कैमरा सेशन बुला के हमें एतमाद में लिया जाए। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जो एक तरफ ये तासुर था कि जी हम बात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो अब ये जब ब्रीफिंग्स हैं ये यकीनन इसमें सिक्योरिटी इदारे के लोग भी होंगे, इसमें फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड लोग भी होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के पास आई है। और साथ साथ जो लेजिस्लेशन वाली है वो भी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन को जमा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी हम प्रेशर बिल्ड करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास भी ये है कि अगर अपोजिशन यूनाइट होती है तो उनके साथ अब जो एक मामला था डेडलॉक वाली वो मुझे लगता है टूटते हुए नजर आते हैं। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। इन तमाम मौजूआत पे गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली गौहर बलोच साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर आजिज़ धामरा साहब। कितने मुतमईन है फिरदौस शमीम नकवी साहब 1000 दिन मुकम्मल होने के बाद? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि 100 दिन के बाद कुछ छू मंतर होगा, चीज़ें बदल जाएंगी। अब वो 100 दिन का सफ़र 1000 रोज़ तक पहुंच चुका है। अब सब दो मुख्तलिफ मेयार हैं, ठीक, जिसपे मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कभी मुतमईन इस लिहाज से नहीं होता कि मैं खूब से खूब तर की तलाश में। मैं तो इकबाल के फ़लसफ़े पे यकीन रखता हूँ, ठीक। मोहब्बत मुझे उन्हीं नौजवानों के सितारों पे डालते हैं कम। बात सारी है कि कंपैरेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर 2-3 चीज़ें, कंपेरेबल नेशन से किया जा सकता है, कंपेरेबल हालात से किया
जा सकता है कि हाउ डिड अदर पीपल परफॉर्म। इस वक्त पिछले 3 साल का मोस्ट ओवर पावरिंग इवेंट जो है वो कोविड-19 है, और कोविड-19 की परफॉर्मेंस में द जजमेंट इज आउट, एंड द जजमेंट इज वेरी क्लियरली सेइंग कि the Pakistani government is in the best 5 nations who have handled this issue. और ये सबकी कलेक्टिव एफर्ट है, तमाम प्रोविंसेस की भी है, सब कुछ है, और खुदा का करम है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मुल्क के हालात जिस वक्त हुकूमत आई थी माशी तौर पे कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, और करंट अकाउंट डेफिसिट की फिगर्स जो हैं वो बड़ी क्लियर थी कि वी वर at 21 to 22 बिलियन डॉलर्स नेगेटिव, और ओवरऑल जो आपका डिफरेंस था बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स वो 42 बिलियन डॉलर था। ये सबका रिकॉग्नाइज फिगर है, इसमें कोई फिगर नहीं है। उसको रिड्यूस करके सरप्लस में लाना इज एन अचीवमेंट इररिस्पेक्ट। इसकी जगह अभी तक कोई, मैं ना पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहती है, ये प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, ठीक, पापा, जब वो कहती है कि कार प्रोडक्शन इज अप 37%, मोटरसाइकिल प्रोडक्शन इज एट ऑल टाइम हाई। ये नहीं है कि माजी में पिछले साल जो एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है, पहले आप 100 बना रहे थे, आप 10 ले जाएं, अब आप 100 पे आ जाए तो आप कहते हैं जी 1000% ग्रोथ हो गई, ऑल टाइम हाई, हिस्टोरिकल। इसी तरीके से आपकी एक्सपोर्ट्स जो स्टैग्नेंट हुई थी कॉन्स्टेंटली, अगर शहबाज शरीफ साहब तो कल डॉलर में कोट कर रहे थे ना, और उसमें हम डॉलर बेसिस पे 13% कर रहे हैं, जरा रुपी बेसिस पे इन सेकेंड जरा इसको कैलकुलेट कर ले तो कितनी ग्रोथ हुई है। जैसे कि हम तो माल रुपए में बेचते हैं, वो कन्वर्ट होकर डॉलर में हमें पेमेंट आती है, प्रोडक्शन तो रुपी में हो रही है, तो रुपी के लिहाज से वो प्रोडक्शन कितनी अप हो गई, 40% डिवैल्यूएशन हुई, 13% वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, तो आप समझ लिए 68% ग्रोथ है इन रुपी टर्म्स। तो दैट इज फिनोमिनल ग्रोथ। जो आपने जिस चीज का कहा वो भी अपनी जगह एक दुरुस्त बात है कि इस वक्त अवाम के लिए मुश्किल हो गई है जिंदगी गुजारना, इसलिए कि जो रोजाना की चीजें हैं, जो रोज के उसके इस्तेमाल की चीजें हैं, वो उसकी दस्तरस से बाहर होती जा रही है, और उसकी दस्तरस में लाने के लिए 2-3 चीजें होती है। देखिए, महंगाई एक किस्म का टैक्स है, इसमें मैं कभी भी इनकार नहीं करूँ, लेकिन गवर्नेंस का इशू है, क्योंकि अगर सारे फिगर्स ठीक हैं तो फिर क्या है, फिर गवर्नेंस का इशू है, माफिया है, क्या है ये? जो प्रॉब्लम आ रही है वो ज्यादातर आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, जिससे कि आपका एक पॉपुलेशन बल्ज है, सही, और ये पॉपुलेशन बल्ज जो है ये हर जमाने, इसको कलेक्टिवली सॉल्व करने में, देखिए, द नेशन व्हिच हैज डेल्ट बेस्ट विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इज आवर नेबर ईरान। उसको भी 8 साल लगे थे इसको, इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है, इसके लिए माजी की हुकूमतों का विरसा में भी मिला है, लेकिन इसको जब तक एड्रेस नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए वही है, ठीक, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, ठीक है। फिरदौस साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन और सब वो उन्होंने जो फिरदौस साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी कि ये प्रॉब्लम है एक इन्फ्लेशन का और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का, लेकिन इसको टाइम लगेगा चीज़ों को ठीक होने में। हम जो है ना, उनका मकसद ये कि हम बेसिक्स को ठीक कर रहे हैं और उसके रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फिरदौस साहब ने बड़े ही अपने मतलब है कि तहम्मुल के साथ तमाम बात की है, और मैं भी कोशिश करूँगा कि फिरदौस साहब के साथ बड़े सॉफ्ट तरीके के साथ अपनी गुजारिशात उन तक पहुँचाऊँ कि वो कहते हैं ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो गुजारिश करूँगा कि अगर फिरदौस साहब के दिल में जो है और इस हुकूमत के दिल में इस अवाम का दर्द जो है वो आपके दिल तक पहुँच जाए और आपकी हुकूमत के दिल तक पहुँच जाए। देखें, गुजारिश ये है कि इनके चौथे वजीर ख़जाना आज तक ये हुकूमत कोई अपना नॉमिनेटेड, अपना पीटीआई फेस वजीर ख़जाना नहीं दे सके। पिछले, जब ये 20 साल की बात करते हैं तो चलो 20 साल नहीं, इससे पिछले 5 साल जब इनकी केपीके की हुकूमत थी और पूरे मुल्क में कंटेनर पे चढ़ के ये एक इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त कहते थे कि ये असद उमर खड़ा हुआ है, ये मुल्क में इनकलाब लेकर आएगा, मुआशी इनकलाब लेकर आएगा। जो ही इनकी हुकूमत बनी
तो आपके सामने हुआ कि असद उमर साहब हट गए, फिर इन्होंने कहा कि जी वो हफीज पाशा साहब वो हफीज शेख साहब वो इनकलाब लेकर आएंगे, और अब वो तरीन साहब आ गए हैं वो इनकलाब लेकर आएंगे। तो मतलब ये है कि अगर आपने बाकी पार्टी से ही वजीर खजाना लेने हैं तो हमारा वजीर खजाना भी हाजिर है, उसकी खिदमात, हाँ जी, वो भी इनको खिदमात मशवरे देने के लिए तो तैयार है वो, इनको मतलब कोई मतलब है उसमें मजायका नहीं है। लेकिन हालात देखिए, मेरी गुजारिशात तो सुन लेना। चौथे वजीर खजाना, और वो भी यकीन कर, हाँ एक बात मैं इनकी जरूर मानता हूँ कि ये पक्की नौकरी नहीं देते, ये मतलब है ना वो एडाक बेस और बल्कि डेली वेजेस पे वजीर खजाना रखते हैं, और उसका हालात ये है कि मुल्क का भट्ठा बैठ चुका है। इनके लाए हुए चौथे वजीर खजाना क्या फरमा रहे हैं कि हम 2018 के फिगर का टारगेट अचीव करेंगे। 1 करोड़ आदमी जो है वो और बेरोजगार हो गया है इस साल में, और कितने करोड़ लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे इनकी मौजूदा हुकूमत के होते हुए नजर आ गए। मैं सिर्फ 2 एक फिगर, वैसे मैं लिखी लिखाई बात नहीं करता चूंकि बात फिर भूल जाती है, आजकल ये इशारियों और फिगर पे बड़ी बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ 2-3 चीजें मैंने सिर्फ नोट की हुई हैं कि जो महंगाई है वो 3% थी, हमारे एक सिंगल डिजिट में थी, 3 से इनको ये क्रेडिट जाता है। शमीम नकवी साहब तो शायद नहीं, ये तो मेरे भाई बड़ी अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे थे अपोजिशन लीडर की, इन जैसे शरीफ लोगों के साथ यही होता है जो कुछ शमीम भाई के साथ हुए। तो गुजारिश करने का मकसद 3 से 17 इनकी छलांगे देखें, और 17 से 25% ये इनकी 3 साल की कारकर्दगी है। आप हमें कहते हैं हमने कर्जे लिए, अगर हमने कर्जे लिए हाफिज साहब, मेरी आखिरी बात, तो हमने CPEC का प्रोजेक्ट किया, अगर हमने कर्जे लिए तो हमने इस मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया, अगर हमने कर्जे लिए तो हमने हजारों किलोमीटर की रोड्स जो हैं इस मुल्क में बनाई। मुझे ये बताएं, शायद आई थिंक 4300 अरब पर ईयर ये कर्जा ले रहे हैं PTI की हुकूमत, और उसमें अगर आपको इन्होंने कोई नाई की दुकान भी खोली है तो बता दें। ठीक, बाकी बातें तो बड़ी दूर की बात। बड़ी तफसीली बात हो गई। अली गौर साहब, आजिज धामरा साहब, हम कोई बात कर रहे हैं कि 1000 रोज मुकम्मल हो गए हैं। PTI की हुकूमत ने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम तब्दीली लेके आएंगे, तो 1000 रोज का जो सफर है वो किस तरह से देखते हैं आप? देखें जी, PTI में ये अखलाकी जुर्रत हो तो मेरे ख्याल में इस 1000 दिनों की अपनी नाकामी, नालायकी और NRO, ये जितनी जितनी चीजों के इनके दावे थे, इनके पोल खुल चुके हैं। और NRO देखें किस तरह बड़े खूबसूरत अंदाज में ये अपने ही पार्टी के एक हमख्याल ग्रुप बन गया और उसके पांव पकड़ रहे हैं, बार बार उनसे मुलाकातें हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर की। और दूसरी बात यह है कि अपनी ही पार्टी के एक सेनेटर जो हैं वो अली जफर साहब, उनको नॉमिनेट किया गया जहांगीर तरीन के ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात को क्लियर करने के लिए या चेक करने के लिए। सितम जरीफी तो देखें कि PTI ने इस मुल्क को इंसाफ दिलाने के लिए अपने ही लोगों को क्लीन चिट और NRO के लिए अपने ही लोग अदालत बना के और उनको डेप्यूट कर दिया कि आप इनको क्लीन चिट देते हैं या नहीं देते हैं, नंबर 1। और मईशत की जहां तक बात है हाफिज साहब, अगर मईशत ठीक है तो ग्राउंड पे अभी आप अपने इस बजट से पहले इनके 1000 दिन मुकम्मल हुए ना, टॉक शो से ज्यादा मेरे ख्याल में अब जरूरत है मीडिया को कि बाजारों का रुख करे, चौराहों का रुख करे, गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे दुकान हैं, शहरों के अंदर, गांव गोठों के अंदर, वहां पर जाएं और तमगे हासिल करके आए, और लोग इनको दुआएं देते होंगे, लोग इनकी तारीफ कर रहे होंगे कि साबका हुकूमतें जो थी वो बड़ी चोर थी, नाकाम थी, और इस हुकूमत ने मईशत ठीक की। और ये जब मईशत ठीक हो रही है तो बार बार वजीर खजाना तब्दील क्यों हो रहे हैं? अभी मैं एक बयान पढ़ रहा था मौजूदा वजीर खजाना का कि ये जो इस बार जो IMF से हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे। तो भाई ये सारी बातें आपके साबका मुशीर खजाना ने की और उनकी तारीफ भी की जा रही, तो उनको तब्दील क्यों किया गया? तो ये सारी नाकामी के एतराफ है कि जब ग्राउंड पे महंगाई का जिन बोतल में काबू नहीं हो पा रहा है, अभी डॉलर जो है फिर से उड़ान भर रहा है, सोने की कीमत फिर से बढ़ रही है, ये तमाम मामलात मेरे ख्याल में PTI जब हुकूमत में आई तो उन्होंने एक जो है वो ठान ली है कि सिर्फ मीडिया में आना है, टॉक शो में आना है, गलत गलत झूठी झूठी बातें करनी है, क्योंकि इनको ये पता है कि PTI जो बात करेगी कौम उसको मनोहन जो है वो तस्लीम कर देगी। भाई वो इलेक्शन से पहले की बात थी, वो आपकी नाकामी और नालायकी पहले आया नहीं थी कौम के ऊपर,
अब हो चुकी है। तो जरा ये खुद अपने 100 दिन की दावा और 1000 दिन के बाद भी नाकामी को कंपेयर ये खुद करें तो बेहतर है। फिरदौस साहब, ये जो अब धामरा साहब ने, अली गौहर साहब ने बात की, ये जो महंगाई है और बेरोजगारी जिसका आपने खुद एतराफ किया, ये पॉलिटिकली कितना डैमेज कर रही है तहरीक इंसाफ को? देखिए, बात ये है कि ऑब्वियसली ये मैसेज का इशू है, ठीक, और मैसेज में जिनको मईशत की समझ आती जा रही है वो वहाँ बिल्कुल डैमेज नहीं होगा, और वो अप्रिशिएट करेंगे कि ये एक बिटर पिल खानी पड़ रही है, जिससे कि जो माजी में करते आए, मैं वो करतूत बयान नहीं करना चाहता वरना उसकी फहरिस्त बहुत लंबी और आपके प्रोग्राम का जो मकसद है उससे वो हासिल नहीं होगा। लेकिन मासिस को मईशत की इतनी समझ है फिरदौस साहब, मतलब आप उनको ये सरप्लस और ये वो चीजें, लोग तो आटे दाल की चीजें, मासिस को इतनी समझ है कि 12 दिसंबर के रोज लाहौर निकला नहीं। ठीक, मासिस को इतनी मईशत की समझ है कि वो 10 मिलियन मार्च जो मौलाना फजल रहमान साहब लेकर निकले थे, वो बारे में से जित तेजी से हवा निकली है वो आप देख लीजिए। ठीक, जितने 3 साल से ये शोर मचा रहे हैं उसके लिहाज से तो इमरान खान को अगले दिन हुकूमत में नहीं होना चाहिए। ठीक, 7 मार्चे इनके बच्चा जरदारी जो है वो अनाउंस कर चुका है। 7 ठीक, गिन लीजिए जब से हुई है, अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचा 3 साल में। तो ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो रिजाइन करवा के मजबूर कर रहे थे। इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, इन्होंने हर जगह जो है भानुमती का कुनबा जोड़ा था, वो नहीं हुआ। तो इसका मईशत से ताल्लुक नहीं है, ये सियासत है। लेकिन अगर लोग इनके साथ नहीं है फिरदौस साहब, तो ये भी तो हो सकता है कि फिर अब एक तारिक साहब मुझे, आप सब मुझे एक बात कहने दीजिए। 9 सीटों में से वाहिद एक सीट थी जो हमारी, 2 सीटें जिसपे हम जीते हुए थे, एक नेशनल असेंबली की, एक प्रोविंशियल। ठीक, बाकी जो सीटें इनकी थी, पंजाब में हमारा मार्जिन जो है ऑफ लॉस जो है वो घट गया, चाहे 10 का ले लें चाहे कोई दूसरी जगह ले लें। ठीक, और जो दूसरी जगह हुई थी वो हमारे पार्टी के इंटरनल रिफ्ट ऑन चॉइस ऑफ कैंडिडेट से, एक वो हम हारे थे, ठीक, एक हम फैसल वाडा की सीट हारे हैं, और उसके पीछे जो कुछ है वो अगर कोई फेयर इंक्वायरी होगी वो दिखा देगी कि क्या मामला हुआ था उसके ऊपर। लेकिन क्योंकि इलेक्शन हुआ है और इस वक्त वो रिजल्ट है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन इनको ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है हमारे लिए इस वक्त, इससे कि ये दूध का दूध पानी का पानी है, इंशाल्लाह अगले जनरल इलेक्शन में होगा। ये कहां से, अगर ये इतने मजबूत होते तो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते, सही, इसाक डार बाहर बैठे रहते। ये तो हीरो बन के कहते कि हमने सीना ठोक के कहते कि हमने इस मुल्क की खिदमत की है, ये चोर बैठे हुए, और वो गुजार देते। शहबाज शरीफ साहब जाने की कोशिश नहीं करते, मरियम नवाज को झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। अच्छा चले, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो अली गौहर बलोच साहब से जो बातें फिरदौस साहब ने की उसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फिरदौस शमीन नकवी साहब, सेनेटर आजिज धामरा साहब और अली गौहर बलोच साहब मेरे मेहमान हैं। अली गौहर बलोच साहब, ब्रेक पे जाने से कबल उन्होंने कहा जी 2018 से फिगर कंपेयर करें ना, ग्रोथ तो हो रही है। देखें, गुजारी ये है, और लोग आपके साथ नहीं है, बाहर नहीं निकल रहे। हाँ देखें, बिल्कुल मैं नकवी साहब की तमाम बातों पर रिस्पॉन्स करूँगा, और बल्कि बड़े ही मुअद्दब तरीके के साथ इनके गोश गुजार करूँगा। गुजारी ये है कि अगर ये अवाम में पॉपुलर है तो सबसे बड़ा इंडिकेटर वो ज़िमनी इलेक्शंस हैं जो अभी हुए हैं। मतलब सीटें थी आपने वापस ले ली। नहीं, सियासत में किसी की कोई सीट नहीं होती। वो सीटें तो उस वक्त थी ना कि जब 2018 में या की कारकर्दगी की बुनियाद पर मिली थी। अब तो इनकी कारकर्दगी हमसे बेहतर हो गई थी, 3 साल गुजर चुके थे, अवाम ने इनको देख लिया था। अब इनकी जो है वो सीटें तो इनको में, और हुकूमतें भी इनकी थी, और इन्होंने हर तरह से इंतजामिया के जरिए और रियासती इदारों का इस्तेमाल करते हुए अवाम से फिर 2018 की तारीख दोहराते हुए हर तरह से वोट छीनने की भी कोशिश की। और अगर धांधली नहीं की, मेरी बात पे मत जाइए, मैं गलत बयानी कर रहा हूं। इनको सिर्फ आईना दिखाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चार्जशीट
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला डस्का के इलेक्शन पर जो है वो आईना सिर्फ इनको व्हाट्सएप कर दीजिए दोनों की कॉपी नकवी साहब को कि उन्होंने इनके वजीर आला पंजाब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हाथ में वोट चोर का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया मुसद्दका तरीके के साथ। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि ये बयान फरमा रहे हैं कि फिगर, हाँ जरूर फिगर पर आए, बताएं कि 2018 में चीनी का रेट क्या था, बताएं कि उस वक्त आटे का रेट क्या था, बताएं कि जब आमिर कियानी ने अद्वियात के ऊपर डाका नहीं डाला था उससे पहले दवाइयां किस कीमत पर मिलती थी और आज किस कीमत पर मिलती हैं। बताएं कि जब इमरान खान की एटीएम्स एक्टिव नहीं हुई थी तो उस वक्त गंदम का रेट क्या था, चीनी का रेट क्या था, बिजली का रेट क्या था। ये आज कहते हैं कि इन्होंने महंगे किए। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी अफसा, 20-20 घंटे की, वो तरीकियां पाकिस्तान की हटाई और उसके बाद सस्ती बिजली दी। आज ये कहते हैं कि हमने मुआहदे, अगर हमने मुआहदे महंगे किए थे तो हमें बिजली महंगी देनी चाहिए थी ना। तो कॉल और फेल में तजाद तो इनका है। अब इन्होंने जो सब कुछ ठीक कर दिया तो फिर मुझे बताएं, ये वही पार्टी है ना जो कहती थी वजीर आजम की प्राइम मिनिस्टर हाउस की जगह यूनिवर्सिटी बना देंगे, गवर्नर हाउस की दीवारें जो हैं वो हम पहले दिन ही बुलडोजर लगाकर गिरा देंगे। ये वही प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये वही प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो ये कहा करते थे कि अगर मुल्क में महंगाई हो तो फिर आप यूं ही समझ लें कि मुल्क का वजीर आजम करप्ट है। ये वही वजीर आजम हैं। इनको अब अपनी हम तो इन्हीं की बातों को दोहरा रहे, हम तो इनको आईना दिखा रहे हैं कि ये क्या बातें कर। दामरा साहब, ये जो नकवी साहब कह रहे थे बिलावल साहब का कि जी उन्होंने भी मार्च कहा है, अभी तक वो मार्च इस्लामाबाद तो पहुंचा नहीं, बार बार अनाउंस करते हैं और लोग आपके साथ नहीं है। आपने प्रोटेस्ट करके देख लिए, मुजाहरे करके देख लिए। देखें हाफिज साहब, मेरे ख्याल में अगर कोई हट धर्मी एक लफ्ज है ना, अगर किसी को इसकी डेफिनेशन में जाना है या उसकी मजीद कोई तहकीक करनी है तो वो पीटीआई को देख ले और उसकी स्टडी कर ले तो उनको पता पड़ जाएगा कि हट धर्मी और मुंह की पकाई किस चीज को कहते हैं। चलो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा हूं कि आपने कितनी बाई इलेक्शन हारी हैं और आपके वोट बैंक कितना कमजोर हुआ है और उसके बाद तो कह रहे हैं दामरा साहब हमारे आपकी सीटें थी, आपने जीत ली, सिंध में सारी सीटें पीपल्स पार्टी जीती हुई थी, दोबारा जीत गए, क्या हो गया उसके? मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा हाफिज साहब, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अभी फिरदौस शमीम नकवी जाती तौर पर मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मगर वो पीटीआई को सूट नहीं करते, वो अलग बात है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये बात की कि जी ये तो धरना देने आ रहे थे, ये इस्तीफा देके इस हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं। तो चलें जी नकवी साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि अपोजिशन ने आपको धरना भी नहीं दिया, आपके खिलाफ इस्तीफा भी नहीं दिया, आपको तंग नहीं किया। आप ये कहना चाहते हैं ना कि अपोजिशन ने जो जो दावे किए वो नहीं किए। आप रिलैक्स हुकूमत हो, पाकिस्तान की तारीख की आप अपोजिशन की जानिब से एक रिलैक्स हुकूमत में। चलो, वक्ती तौर पर हमने अपनी नाकामी का एतराफ किया और आपको कामयाबी के हार पहनाने चाहते हैं, ढोल बजाने चाह रहे हैं आपके। ये पाकिस्तानी कौम ये प्रोग्राम सुन रही है कि आप पीटीआई कह रही है कि जो अपोजिशन ने दावे किए वो कर नहीं सके, तो मतलब आप रिलैक्स थे। उस रिलैक्स हुकूमत ने इस कौम के लिए क्या किया, जरा वो आप जस्टिफिकेशन दें इस कौम को, इस प्रोग्राम में दें कि आपने दवाई सस्ती कर दी, आपने आटा सस्ता कर दिया, आपने एनआरओ नहीं दिया, आपने चीनी कमीशन के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां कर दी। वो तो आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों के पुराने केसेस हैं, चलो उनको छोड़ें। जो आपके स्कैंडल है उसमें क्या हुआ? दवाई आपका स्कैंडल है, चीनी आपका स्कैंडल है, आटा आपका स्कैंडल है, महंगाई आपका स्कैंडल है, उसमें आपने कौम के लिए क्या किया? अपोजिशन ने तो आपको मजबूर नहीं किया, ना आपको तंग किया, ना आपकी हुकूमत में कोई रोड़े अटकाए, ना आपको कहीं पे टफ टाइम दिया बकौल आपके। चलो, हमने कुछ नहीं किया, फिर तो आपको ये सारा टारगेट इस 100 दिन में हल करना चाहिए था या 1000 दिन में हल करना चाहिए था। अब आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वो कहेंगे आपने कांटे इतने कांटे बिछा रखे थे। अपनी नाकामी, नालायकी, कोताही को तस्लीम करें, अपने एनआरओ देने वाली बात को तस्लीम करें और कौम को बताएं कि चार्टर जहाज में जुल्फी बुखारी क्या करने गया है बाहर, जिसका नाम इंक्वायरी में है, जिसके ब्याह उसने इस्तीफा दिया है अपने ओहदे से। फिरदौस साहब, वो कहते हैं इतनी वीक ऑपोजिशन, हम नाकाम हो गए, आप गवर्नेंस के जरिए क्यों नहीं कामयाब हुए? हमारे ऊपर जितने स्कैंडल्स की बात आई, हमने इंक्वायरी रिपोर्ट भी आई, इंक्वायरी रिपोर्ट भी कंप्लीट करके दी। इनके जरा कर दें, सिंध बैंक की रिपोर्ट सामने ले आए, नंदीपुर की पूरी रिपोर्ट सामने ले आए,
जो जो इनके प्रोजेक्ट्स, इनके जमाने में जो जो स्कैंडल चले, सियासी ले लें, फाइनेंशियल ले लें, मेमोगेट ले लें, डॉन लीक्स ले लें, कोई आज तक इनकी रिपोर्ट नहीं आई। जहाज का क्रैश ले लें, कोई नहीं आई। हम इतने तो हिम्मत वाले हैं। ये तो कह रहे हैं जहांगीर तरीन भी वापस नहीं आएंगे। जुल्फिकार बुखारी ने ट्वीट कर दिया कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, उस दिन पूछ लेंगे। अब अगर कोई आदमी हवाई जहाज अफोर्ड कर सकता है तो ये तो धामरा साहब को अफसोस करनी चाहिए कि मलिक रियाज को इतना खरबपति बना दिया बैरिया टाउन कराची के जरिए। और फिरदौस साहब, ये अभी मलिक रियाज का आपने नाम लिया तो आप देखें, अब आपकी जो है ना स्काइप रुक गया है। ये हालात है। अली फिरदौस साहब को रिकरेक्ट, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, सेनेटर आजिज धामरा साहब। अली गौहर साहब, ये पीडीएम के ऊपर अगर हम ये बात कर लेंगे, जो वो हुए हैं, बिलावल साहब कहते हैं कन्फ्यूजन का शिकार है, इबहाम का शिकार है। बात ये है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पॉइंट पर तो एक पेज पर इकट्ठी हैं कि ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है और इसको, ये एक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये एक करप्ट तरीन हुकूमत है और इसको घर जाना चाहिए, क्योंकि ये गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से रहेगी। पीडीएम की बात, पीडीएम एक तहरीक का नाम है। हम ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म पे असेंबली में हम इकट्ठे हैं इश्यूज के ऊपर। जाहिर है किसी इशू के ऊपर हम पीपल्स पार्टी की बात मानेंगे, किसी पर पीपल्स पार्टी हमारी बात मानेगी, क्योंकि हमारी डायरेक्शन एक है। हमारी तहरीक का मकसद ये है, वो एक कोई मतलब है कि वो कोई एक दिन का जलसा नहीं है, वो एक तहरीक है। वो तहरीक क्या है? वो तहरीक है जो पाकिस्तान में पिछली 72 साल तारीख में जो पाकिस्तान में कानून और आइन की को पामाल किया जा रहा है, कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए हमने वो तहरीक चलाई है। उसके कुछ कानून और ज़वाबित हैं, उसके कुछ TORs हैं। अगर हमारी उस तहरीक में बैठी हुई कोई पार्टी उन TORs को का ख्याल नहीं रखती, उस डिसिप्लिन का ख्याल नहीं, वो चाहे मुस्लिम लीग नून ही क्यों ना हो, मुस्लिम लीग नून ही क्यों ना हो, तो उसको कोई हक नहीं कि वो उस तहरीक लेकिन पार्लियामेंट में आप इकट्ठे होंगे, बजट पे इकट्ठे होंगे पीपल्स पार्टी के साथ इंशाल्लाह, यकीनी तौर पर हम इकट्ठे होंगे। फिरदौस साहब, वो बात कह लें, लोग समझेंगे हमने शायद काट दी मलिक रियाज का नाम सुनते ही जो है ना वो आपका कनेक्शन खराब हुआ फिर से। जी, मेरा वो जो बैटरी थी डिवाइस की वो मलिक रियाज को पीपल्स पार्टी ने अरबपति किया तो आप खरबपति कर रहे हैं। वो उनके पहले उनके साथ थे, आज आपके साथ हैं, कल किसी और होगी उनके साथ होंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन देखी है। अब वो जो कल जो जिक्र इमरान खान साहब जिस यूनिवर्सिटी का कर रहे थे वो भी मलिक रियाज साहब ने बनाई है। मैं इस मुल्क के अदालती निजाम के ऊपर बात कर रहा था। ठीक, ये BCCI का एक स्कैंडल हुआ था, उन्होंने BCCI को एग्जाम्पल बना दिया था और बैंक्स भी करते थे। जहां कितना शानदार कानून है इस मुल्क का कि उस शख्स पे तो पेनल्टी लगाई जिसने बैरिया टाउन का फायदा उठाया, जबकि उसको खत्म कर देना चाहिए था कानून। लेकिन उस हुकूमत के ऊपर कोई सेंशन नहीं आया जिसने उसको वो जमीन 50 रुपए गज दी। बता दीजिए अली गौर भाई, वो धामरा साहब तो करेंगे, आपने कभी ऐसी देखी है अदालतें तो ये काम करती है कि जिसने जमीन दी और सरकार से उसके ऊपर कोई सजा नहीं, और जिसने फायदा उठाया जमीन का उसको सजा दी। फिरदौस साहब, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस फैसले से पहले जो है ना वो क्या क्या होता रहा और कौन कौन मीटिंग करता रहा और क्या क्या चीजें जो है ना पहले आउट ऑफ कोर्ट सेटल होती रही हैं, उसके बाद सारे मामला। ये मीडिया का काम है, मेरा काम तो ये है कि मुझे अगर ये जितना फाइन लगा वो पे किसने किया, वो अवाम ने कराची के पे किया। ठीक, चले आजिज धामरा साहब, इस पे अगर जो फिरदौस साहब ने जो बात की उस पे कोई कमेंट करेंगे और फिर ये तो शिकायत कर रहे हैं कि उनको प्लॉट्स नहीं मिल रहे। ठीक, और दूसरी बात ये कि ये जो अब बिलावल साहब ने भी कल कहा, इंडोर्स किए कि बजट पे हम चाहते हैं वोट इकट्ठे हो। अली गौर साहब कहते हैं पार्लियामेंट में इकट्ठे होंगे। पीडीएम में अगर नहीं भी चले, कम से कम एक पॉइंट पे साथ हैं कि इस हुकूमत को घर भेजना है। सर, ये तो ऐलान ये बार बार करते रहे, ये सदारती इंतखाबात पे इकट्ठे हो रहे थे, उस पे नहीं हुए। ये अभी सेनेट के चेयरमैन के मामले के ऊपर देख लिए, ये तो पावर प्ले चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जबरदस्त सियासत करके मौलाना फजलुर रहमान को भी कम छोटा कर दिया
और PMLN का तो जो है बस जो किया है एक कह के कि अगर नवाज शरीफ सच्चे पाकिस्तानी है तो वो वापस आके चले धामरा साहब आप क्या कि हम बहादुर लोग हैं, हम मुल्क से बाहर नहीं जाते, जो भगौड़े हैं जो डरपोक है जिन्होंने किया हुआ है वो बाहर जाके बैठ जाते हैं। धामरा साहब आप तो सवाल सुन पाए मेरा? एक इधर है जिनके बेटे बाहर, जिनके भतीजे बाहर, जिनके समधी बाहर। हाँ बेटों वाली बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, मैं इनकी एक बात से इत्तेफाक दोबारा दोहरा दें, मुझे बहुत अच्छा फिक्रा लगा है। वेरी गुड। नकवी साहब कर सके PMLN के साथ, नकवी साहब थैंक यू सो मच। नकवी साहब थैंक यू सो मच। नकवी साहब मुझे आपका एक फिक्रा बहुत अच्छा लगा है कि जिन लोगों के बेटे बाहर बैठे हैं वो कौन कौन से सियासतदान हैं, नजर दौड़ाइए कहीं कोई किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, कोई और किसी की औलाद किस किस की बाहर बैठी। अच्छा चले भाई धामरा साहब आप मेरा सवाल सुन पाए? तो अब ये फिरदौस साहब ने जो बातें की उस पे जी धामरा साहब देता हूँ। इमरान खान के बेटे बाहर हैं सबको आवाज नहीं आ और रही। वो एक कहते हैं और जब वो गए थे चले फिरदौस साहब धामरा साहब को सुन ले। चले फिर आप जरा आईना दिखाया तो बुरा मान गए मुल्क को, और आप कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं है। कमाल है। धामरा साहब आज भी बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं। धामरा साहब ये फिरदौस साहब की जो बात है उस पर कमेंट, और ये जो अली गौहर साहब ने कहा कि जी हम पार्लियामेंट में तो इकट्ठे होंगे इस हुकूमत के खिलाफ। देखिए फिरदौस साहब की किन किन बातों का मैं जवाब दूं, वो तो कौम के सामने है और इनको कौम को जवाब देना है। अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब की पार्टी को जवाब देना है कि कितने फ्रेब किए आपने इस कौम से, कितने झूठ बोले, झूठे वादे किए आपने इस कौम से। ये तो जवाबदेह है कौम के, इसलिए टॉक शो में इनकी जान छूटने वाली नहीं है। जहां तक अपोजिशन के पार्लियामेंट का ताल्लुक है तो पार्लियामेंट में बिल्कुल हम करते हैं, पार्लियामेंट के बाहर वो सारी नहीं करेंगे। मान लो यार, कोई बुरी बात नहीं। मान लें जितनी अच्छी पॉलिसी हमने दी उतनी कोई नहीं लाया। जितना कौम का बेड़ा आपने गलत किया ना, इस बात को मैं मानता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ फिरदौस भाई, इस बात पे इत्तेफाक है कि जितना बेड़ा गर्क आपने किया और जो लॉलीपॉप आपने कौम को दिए ना, उस पे मेरे ख्याल में आपको एतराफ जुर्म करना चाहिए। और जो आपने इस कौम से खिलवाड़ किया है ना, उस पर तो जरा खुले दिल से माफी मांगनी चाहिए आपको। धामरा साहब PDM पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे होंगे बजट सेशन में और हुकूमत के खिलाफ? देखें PDM पार्लियामेंट से PDM का कोई ताल्लुक नहीं है। पार्लियामेंट में तमाम लोग इकट्ठे होंगे, हम अपोजिशन सख्त करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर तमाम अपोजिशन जमायतों को साथ लेके चलेंगे तो हम बिल्कुल पार्ट होंगे नेशनल असेंबली के अंदर। बाकी PDM की जहां तक सियासत है तो मैं थैंकफुल हूँ PDM का कि PDM जो है वो अभी तक पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पे कारबंद है कि इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं और पार्लियामेंट में झगड़ा करने का इरादा रखते हैं। और फिरदौस साहब कहते हैं सेनेट में क्या होगा? जी सेनेट में क्या होगा? सेनेट में भी इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे? सेनेट में पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, बाकी मुस्लिम लीग जो है वो PDM का हिस्सा है, वो बिल्कुल होते रहे। जी फिरदौस साहब वक्त खत्म हो रहा है, आपको लास्ट कमेंट सेनेट के ऊपर। हम कहते हैं कि अच्छी ऑपोजिशन एक मुल्क के लिए नेमत होती है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये ऑपोजिशन दानिशमंदाना तरीके से तनकीद करेगी। इस ऑपोजिशन को आप नेमत, रहमत या जहमत क्या समझते हैं फिरदौस साहब? इस ऑपोजिशन को नेमत समझते हैं, रहमत समझते हैं, जहमत समझते हैं? देखिए मैं तो इस ऑपोजिशन को एक चीज जानता हूं कि इस ऑपोजिशन ने अपना कद छोटा करके अपने आप को बोना साबित कर दिया है। ये इस वक्त पापा डैडी मौलवी बचाओ मूवमेंट के अलावा कुछ नहीं। अली गौहर साहब छोटा कद को बड़ा करेंगे आप क्या? नहीं, नकवी साहब काबिल एहतराम है, छोटे कद वाले लोग तो इन्होंने ऑपोजिशन लीडर बना दिए सिंध में। हमारा कद तो छोटा या बड़ा ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो बाकी ये बात है कि इस मुल्क में एहतसाब उस वक्त होगा जब पापा जॉन्स के लोगों को भी कहा जाएगा कि इंसाफ में कटहरे में खड़े हो। मुख्य बात ये है वो इनकी जुर्रत वो तो इंडोर्स करेंगे फिरदौस साहब, वो तो कहेंगे हमेशा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जनरल हो, जज हो, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, जिसने इस मुल्क से कचोरी की उन सबका एहतसाब है। तो जनरल आसम बाजवा को तो आपकी हुकूमत ने CPAC उनके हवाले कर दिया, जिसके दरवाजे आपने बंद कर दिए। कितने जजों का एहतसाब और जजों का कर लिया। आप तो फोन करके कहते हैं हम तो कहते हैं अरशद को पैसे देने की कहानी नकवी साहब एहतसाब करना हुकूमतों का काम नहीं है। नकवी साहब एहतसाब करना हुकूमतों का काम नहीं है। नकवी साहब
जियाउल हक को बाप माना, जियाउल हक को बाप नहीं मानते तो ऐसा काम नहीं होता। देखा था किस तरह रो रहे थे नवाज शरीफ साहब। मुझे बताएं, दिखाऊं वो वीडियोस? आसिम बाजवा को लाए ना कटहरे में, आसिम बाजवा को लाएं नकवी साहब, आसिम बाजवा को कटहरे में लाएं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आजिज दामरा साहब, अली गौर बलोच साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।